हे गाइस, तो मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे और उनके एग्जाम्स होने वाले होंगे और अभी प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुके होंगे। और जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं बंदे या फिर उसकी पढ़ाई कर रहे हैं और सेल्स एंड मार्केटिंग में अपना करियर देख रहे हैं, उनको एक काफ़ी फैसिनेटिंग करियर दिखेगा अभी, जिसका नाम है रियल इस्टेट। मतलब अगर आप एक छोटे शहर से या फिर टियर 2 या टियर 3 के शहर से आते हो, तो आपने रियल इस्टेट मतलब ब्रोकर ही सुना होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है रियल इस्टेट की, सच में। जब आप टियर 1 सिटीज़ में आओगे, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, तो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है और सच में एक काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें काम करती हैं, जिसमें काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। और मुझे पूरा यकीन है जो भी MBA में सेल्स एंड मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके कॉलेजेस में इसके प्लेसमेंट आ सकते हैं। मतलब मेरा खुद का प्लेसमेंट हुआ था रियल इस्टेट में। 1 साल मैंने काम करा, उसके बाद मैंने वो करियर स्विच करा। रीजंस मेरे पर्सनल थे, लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैं उसी इंडस्ट्री की बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस इंडस्ट्री में, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ताकि आगे अगर आप उस इंडस्ट्री में जाने के बारे में सोचो तो आपको एक काफ़ी अच्छी क्लैरिटी रहे और रियलिटी पता चले कि एग्जैक्टली रियल इस्टेट की रियलिटी क्या है। तो कहानी कुछ ऐसी है। मैं अपनी पर्सनल कहानी से शुरू करता हूँ और उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने इंजीनियरिंग करी थी, लॉकडाउन का टाइम था। लॉकडाउन के टाइम प्लेसमेंट्स काफ़ी कम आ रहे थे और एक कंपनी आई, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, हो सकता है कुछ लीगल वीगल ना आ जाए इसलिए। तो मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक कंपनी कॉलेज में आई, उन्होंने मुझे हायर करा और सच में मैं यहाँ मुंबई आया। उसके बाद मैं इंदौर से हूँ और मैं मुंबई आया और सच में मैंने 1 साल उस कंपनी में काम करा, बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। मतलब सच में यार, मैंने उस कंपनी में इतना एंजॉय करा ना, मुझे लगा ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं बस एक बहुत फन जगह पे हूँ, बहुत मज़ा आया। डेफिनेटली बहुत एक्सट्रीम प्रेशर था स्टार्टिंग के कुछ टाइम, क्योंकि अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, जैसे मुझे नहीं पता था, तो मुझे नहीं पता था कि यार कॉल्स करने होते हैं, क्लाइंट्स को बताना होता है, पिच कर क्या होता है। स्टार्टिंग में ऐसा कॉल सेंटर वाली फीलिंग आ रही थी बहुत ज़्यादा। एकदम ऐसा लग रहा था क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मतलब 2-3 महीने तो ऐसे गए ना कि क्या ही चल रहा है लाइफ में। उसके बाद जो मेरे TL थे, उन्होंने जॉब स्विच करा, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था, उन्होंने स्विच करा, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, क्यों कर रहा हूँ काम, अब मेरा आगे क्या होने वाला है। क्योंकि उनके साथ एक ऐसा बॉन्ड बन गया था कि बहुत ऐसा बोलते हैं ना कि यार किसी नए शहर में एक कोई बड़े का सहारा मिल जाता है, वैसा वाला फील आ गया था। लेकिन फिर उन्होंने जॉब छोड़ी और फिर मैं दूसरी टीम में गया और उसके बाद मेरा प्रॉपर करियर स्टार्ट हुआ रियल इस्टेट में। यहाँ आने के बाद मैंने 1 साल बहुत इंजॉय करा, बहुत मस्ती करी, बहुत सारी पार्टियाज करी, बहुत पैसा कमाया, अच्छा खासा पैसा कमाया, बहुत मतलब अच्छा खासा पैसा कमाया, क्योंकि जो मेरा पैकेज था उससे ऑलमोस्ट मैंने डबल कमाया, क्योंकि इंसेंटिव इतना अच्छा था। तो मैंने काफ़ी मज़े करे उस जॉब में। लेकिन साथ ही साथ काफ़ी ड्रॉबैक्स थे, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में। बहुत इश्यूज थे, मेरे को कॉल सेंटर वाली फीलिंग आ रही थी, इतने कॉल्स करने होते हैं, ये करना होता है, वो करना होता है। साथ ही साथ अगर आप रियल इस्टेट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो रियल इस्टेट काफ़ी बड़ा बबल है। बबल ऐसा है कि आपको लोगों को फंसाना भी होता है। फंसाना यानी जिस घर की वैल्यू उतनी नहीं है उसको उतने में बेचना होता है, लोगों को आपको कन्विंस करना होता है। डेफिनेटली एक सेल्स टैक्टिक बोल सकते हो, लेकिन कई बार अगर आप नींद में पड़े पड़े सोचोगे, बेड पे पड़े पड़े, तो लगेगा यार उस बंदे के साथ आपने सही नहीं करा। साथ ही साथ जो पूरा रियल इस्टेट का बूम है, वो शायद इन्हीं कंपनीज के कारण है, क्योंकि इन कंपनीज के कारण सेल्स ज़्यादा होती हैं। तो जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे लोधा, गोदरेज वगैरह, ये अपने प्रोजेक्ट्स को काफ़ी हाई रेट पे लेकर आते हैं और क्योंकि उनका बिकता है तो मार्केट का प्राइस वो हो जाता है। तो एक जो रियल एस्टेट का पूरा बबल बना हुआ है बड़े मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जैसे मैंने बताया, वहाँ पर ये ब्रोकर्स, इस तरह की कंपनीज का ही सबसे बड़ा हाथ है। सेकंड चीज़, अगर आप CP फर्म, मतलब मुझे पूरे यकीन है कि जो इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता वो बहुत नया टर्म सुनने वाले हैं, ये CP फर्म क्या होता है। CP फर्म बेसिकली एक ब्रोकर्स का फर्म होता है। यानी वो ब्रोकर ही होते हैं, बस उसके उस कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो सारे लोग प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं, जो बिकता है उस पर उनको ब्रोकरेज आता है, उसके हिसाब से उनको इंसेंटिव होता है। तो अगर आप CP फर्म में काम करते हो तो आपका लाइफ थोड़ी चिल हो जाती है, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं आपके पास करने के लिए, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं करने के लिए, क्लाइंट्स होते हैं आपके लिए, मेहनत बहुत है इस फील्ड में। लेकिन अगर आप बिल्डर फर्म में जाते हो, बिल्डर फर्म जैसे लोधा, गोदरेज वगैरह, ये बिल्डर फर्म होते हैं जो खुद का प्रोजेक्ट बनाते हैं। वहाँ पर भी दो चीज़ें होती हैं, एक सोर्सिंग, एक क्लोजिंग। सोर्सिंग यानी आप CP से जाके मिलते हो, CP की कंपनी में जाते हैं, वहाँ पर प्रोजेक्ट पिच करते हो, उनको बोलते हो कि आप क्लाइंट्स ला के दो,
और ये सोर्सिंग का काम होता है। एक होता है क्लोजिंग का काम, यानी जो साइट पे होते हैं, जो बेचने के लिए वहाँ पे बैठे होते हैं, जहाँ क्लाइंट जब जाता है तो जिनसे मिलता है, जो उनको प्रोजेक्ट समझाते हैं कि क्या यहाँ पर कितना का बड़ा घर होगा, कितना क्या होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर से ये बात जा रही होगी, लेकिन आप कोशिश करें सोचने की या समझने की। हो सकता है मैं उतना अच्छा टीचर ना हूँ, उतने अच्छे से समझा ना पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कोशिश करें समझने की, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री, साथ ही साथ काफ़ी कंफ्यूजिंग इंडस्ट्री भी है। तो अगर आप बिल्डर फर्म में जाते हो जैसा कि मैं था, अगर क्लोजिंग में हो तो आपकी लाइफ काफ़ी चिल दिखेगी बाहर से, कि आपको जाना है बस बेचना है, लोग आएंगे खरीदेंगे, लेकिन आपने कभी उनका टाइम देखोगे तो उनके घर जाने का कोई टाइम नहीं होता। उनका आने का टाइम होता है जो कि 9 बजे होता है, घर जाने का कोई टाइम नहीं है। अगर क्लाइंट 11 बजे भी है तो भी बैठना है, 12 बजे है तो भी बैठना है, 1 बजे है तो भी बैठना है। और लिटरली मैंने 1 साल काम करा है और लोग सुबह के 4-4 बजे तक रहते हैं साइट पे, मतलब सोच के देखो। और वहाँ पर क्लोजिंग मैनेजर वहाँ बैठा होता है, साइट हेड वहाँ बैठा होता है। अब सोच के देखो कि सुबह का 9 बजे का आया बंदा, सुबह के 4 बजे तक काम करा, ऑलमोस्ट कितनी बड़ी। और नेक्स्ट डे उसको छुट्टी नहीं है, नेक्स्ट डे उसको सुबह 9 बजे ही आना है, ये कंपलसरी है उसके लिए आना, वरना उसके लगने वाले हैं, क्योंकि साइट पे बहुत कैलकुलेटेड बंदे होते हैं, तो उसको आना ही है नेक्स्ट डे। बट जब तक लास्ट क्लाइंट साइट से नहीं चले जाता तब तक वो जा नहीं सकता। तो इस तरह की भी है, काम बहुत है, बहुत हेक्टिक है। मैं मुंबई आया था, सबसे ज़्यादा मैंने इन्जॉय इसलिए करा, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि मैंने बहुत इन्जॉय करा, क्योंकि मैं यहाँ आया तो मैं लोकल आइटों से नहीं मिला। मैं यहाँ जब आया तो देखा मैंने, जिस कंपनी में था लगभग 90% लोग बाहर के थे, बाहर से आए हुए थे, नागपुर से थे, नासिक से थे, इंदौर से थे, दिल्ली से थे, बेंगलोर से थे, बाहर के लोग थे, और हम सब ऑलमोस्ट सेम एज के थे। तो जो बॉन्ड्स बने वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे, मतलब सच में। मैं फ़िलहाल एक बैंक में जॉब करता हूँ और वहाँ पर 99% लोग लोकलाइट हैं, बहुत कम लोग बाहर के आए हुए हैं, तो उनके साथ वो बॉन्ड नहीं बन पाया। मतलब 1 साल मेरे को उसमें भी हो गया, लेकिन वो बॉन्ड नहीं बन पाया, वो इंगेजमेंट नहीं आ पाती है। वो कई बार, एक तो लैंग्वेज बैरियर है, मेरे को मराठी नहीं आती है, तो एक लैंग्वेज बैरियर आता है। साथ ही साथ वो लोग घर चले जाते हैं, मैं यहाँ अपने अकेले रूम में पड़ा रहता हूँ, अपने खुद से बातें करता रहता हूँ, तो वो एक जो बॉन्ड होता है ना, वो उतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं होता। लेकिन वहीं जब मैं इससे पहले, जैसा मैंने बताया, रियल इस्टेट में था, तो वहाँ पर वो बॉन्ड बहुत अच्छे बने। सब बाहर से आए हुए थे, सब लगभग पीजी या फिर पीजीज में रहते थे, हॉस्टल्स में रहते थे, इस तरह की जगहों पे रहते थे। तो हम सबको जो बॉन्ड था, क्योंकि सब एक दूसरे की इशू से रिलेट कर पाते थे, भले वो पैसे का इशू हो, वो खाने का इशू हो, वो एकदम बिल्कुल डाउन फील करने का इशू कि यार नहीं हो रहा है, यार सेल्स नहीं हो रही है, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, टीएल चिल्ला रहा है, मैनेजर चिल्ला रहा है, कैसे करना है, क्या करना है। और उस वजह से एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनता था वो बहुत अमेजिंग था। मैंने सच में सबसे ज़्यादा इन्जॉय वही करा है जो मेरे रिश्ते मैंने बनाए हैं। लेकिन यहाँ तक बात हुई मेरी पर्सनल जर्नी की। आपको रियल एस्टेट में आना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ किस तरह से देखते हो। अगर आप एक ऐसी जॉब देखना चाहते हो जो सिक्योर्ड जॉब हो, एक ऐसी जॉब देखना चाहते हो जो आपको बिल्कुल टाइम पे आप ऑफिस जाओ, टाइम पे घर आओ, प्रॉपर सैलरी आए, तो ये रियल इस्टेट आपके लिए नहीं है। सच में रियल इस्टेट फिर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रियल इस्टेट में आप अगले 2 महीने प्लान नहीं कर सकते कि 2 महीने बाद आप इसी कंपनी में रहने वाले हो या नहीं। आपके अगर लगातार 3-4 महीने नहीं सही जा रहे हैं, आपकी गर्दन पे तलवार है कि आपकी नौकरी जाने वाली है। 3 महीने बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आप अच्छी कंपनी में हो तो। बुरी कंपनी में हो तो चौथे महीने तो आपका पेपर आ ही जाता है। बाकी अच्छी कंपनीज में 3-4 महीने झेल लेते हैं लोग, बाकी जो एक तुच्छी कंपनियां होती हैं उनमें तो 3 महीने के बाद निकाल दिया जाता है। तो एक सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। पैसा डेफिनेटली है, पैसा उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में। एक ऐसी कंपनी है जो 3 महीने में लोगों को निकाल देती है, मतलब सच में, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि जैसा मैंने बताया कुछ मैं लीगल इश्यूज वगैरह नहीं चाहता, बट एक कंपनी है जो 3 महीने में लोगों को निकाल देती है, लेकिन उनका इंसेंटिव बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसेंटिव है उनका। उनका इंसेंटिव ऐसा है कि अगर आपने 1 करोड़ का एक कोई डील करा है तो उस पर आपको 50,000 रुपये इंसेंटिव आएगा, जो कि बहुत बड़ा होता है रियल एस्टेट में। मतलब अगर जिस कंपनी में मैं था, उस कंपनी में अगर मैं 1 करोड़ का कोई डील करता तो मेरे को 1 रुपया भी इंसेंटिव नहीं था। तो आप सोच के देखो कितना डिफरेंस है। लेकिन मेरी कंपनी जो मैं था वो बहुत ज़बरदस्त कंपनी थी, सच में। उसका माहौल बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे, पॉलिटिक्स तो डेफिनेटली रहती है, लेकिन काम बहुत अच्छा था उस कंपनी का। मैं दूसरी कंपनी का एग्जांपल दे रहा था कि वहाँ पर इंसेंटिव बहुत ज़बरदस्त था। तो
इंसेंटिव कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आप किस कंपनी में ज्वाइन करते हो उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, एक जो ओवरऑल मार्केट में आपको बताऊं तो ये सिक्योर जॉब वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो एकदम प्रॉपर घर पे आना चाहते हैं, खाने के बारे में जो टेंशन लेते हैं ना कि यार मैं खाना कब खाऊंगा, मैं लंच कब करूंगा, मैं सोऊंगा कब, मैं कैसे करूंगा, मैं वो कैसे करूंगा। जो इन सारी चीज़ों में जो छोटी मोटी लाइफ की चीज़ें होती हैं, मैं इन चीज़ों को बहुत छोटा मानता हूँ क्योंकि मैं कभी खाने वाने के बारे में सोचता नहीं हूँ। तो मैं इन चीज़ों को काफ़ी छोटा मानता हूँ। तो ये जो भी इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, उनके लिए रियल एस्टेट नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है आपको कब खाना खाने वाले हो, कब सोने वाले हो, कब उठने वाले हो। कल को आपको सुबह जल्दी साइड पे पहुंचना है तो आपको 7 बजे भी उठना पड़ेगा, आपको लेट ऑफिस पहुंचना है तो आप 10 बजे भी उठ सकते हो। वहीं दूसरी तरफ आप किसी दिन रात को 12 बजे भी आओगे, क्योंकि मैं खुद रात के 1-1 बजे घर आया हूँ। तो किसी दिन आप रात को 12 बजे भी घर आओगे, किसी दिन आप शाम को 7 बजे भी घर आ सकते हो। आप कब घर आओगे कोई आइडिया नहीं, कब ऑफिस जाओगे कोई आइडिया नहीं, आपके 3 महीने बाद क्या आप इस जॉब में रहोगे या नहीं इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। क्योंकि अगर बैक टू बैक 3 महीने खराब हो गए, आपकी चौथी महीने आपकी गर्दन पे तलवार है, आप पे खुद पे इतना प्रेशर आ जाएगा जॉब छोड़ने का कि शायद आप खुद पेपर डाल दो यानी रेजिग्नेशन डाल दो। तो इस तरह के इश्यूज काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हो लाइफ में आप रिस्क लेना चाहते हो, लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो, यस, रियल इस्टेट इज़ द वन। बिजनेस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रियल इस्टेट का अल्टीमेट गोल ही ये रहता है कि आप खुद की कंपनी चालू करो। मैंने मेरे खुद की आंखों के सामने मेरे खुद चार चार लोग जानने वालों ने खुद की कंपनियां खोली हैं। डेफिनेटली कुछ की कंपनी चल रही है, कुछ की कंपनी उतनी क्लिक नहीं कर पाई। एक कंपनी बहुत बड़ी बन गई है बहुत जल्दी, लेकिन ओवरऑल अल्टीमेट गोल सबका यही रहता है कि खुद की कंपनी चालू करना। और साथ ही साथ रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आपने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 10 12 15 साल काम करा है तो आपके पास इतना पैसा हो जाता है कि आप एक 2 साल के लिए सस्टेन कर सकते हो अगर खुद की कंपनी चालू करो तो। क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है, एक ऑफिस डेफिनेटली चाहिए होता है, 2-4 लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए, लेकिन उसके अलावा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है जो कि बाकी इंडस्ट्रीज़ में चाहिए होता है। अगर आप किसी और चीज़ की कंपनी खोलना चाहते हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा लगता है, लेकिन रियल एस्टेट की अगर आप कंपनी खोलना चाहते हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा नहीं है। डेफिनेटली आपके काम की स्ट्रैटेजी पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करना चाहते हो। क्योंकि एक कंपनी अभी 2-3 साल पहले ओपन हुई थी, मेरे सामने ही ओपन हुई थी जब मैं आया था उसके 5-6 महीने बाद। तो वो कंपनी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ ओपन हुई, लेकिन वो 1 साल में बंद हो गई थी वो कंपनी। तो मतलब इस तरह के एग्जाम्पल भी हैं। लेकिन हाँ, अगर रियल एस्टेट में आप कंपनी खोलना चाहते हो तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो आप कम इन्वेस्टमेंट में इफेक्टिव स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप में है तो आप ये इमेजिन नहीं करते हो कि 5 साल बाद आप क्या करने वाले हो, 6 साल बाद आप क्या करने वाले हो, आप अपना करियर किस तरह से देखते हो, आप पैसा किस तरह से कमाओगे, पेरेंट्स को किस तरह से संभालोगे। अगर आप ये सारी चीज़ें, आपके घर में इश्यूज़ नहीं है, आपको घर में पैसा नहीं, मतलब ये इशू नहीं है कि 5 साल बाद यार मेरे पेरेंट्स को मेरे को संभालना है या 10 साल बाद संभालना है, तो दिस इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री फॉर यू। अगर आपको ये टेंशन्स नहीं है तो ये इंडस्ट्री बहुत सही है आपके लिए, क्योंकि ये क्लिक करेगी आपके लिए, आप रिस्क ले सकते हो, आप घुल मिल सकते हो और आप काफ़ी कुछ नया सीख सकते हो। तो अगर आपको 5 साल बाद का टेंशन नहीं है, 4 साल बाद का टेंशन नहीं है, तो ये इंडस्ट्री बहुत सही है। अगर 5-6 साल आप टिक जाते हो इस इंडस्ट्री में तो डेफिनेटली आप कुछ अच्छा ही अचीव कर लोगे, आप कभी घर तो नहीं बैठोगे। क्योंकि जैसा मैंने बताया, मेट्रो सिटीज़ में ये इतनी सारी कंपनियां हैं और हर एक कंपनी कुछ ना कुछ कर ही रही है। दुबई वगैरह के बारे में तो डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा कि दुबई वगैरह में ये रियल इस्टेट मार्केट बहुत ज़्यादा बूम पर है, वहाँ पर भी है कंपनीज, कनाडाज वगैरह में भी चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग वहाँ जाके काम नहीं कर रही है इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में हर जगह काम है, हर जगह पैसा है। इट्स जस्ट दैट कि आप अपनी लाइफ किस तरह से देखते हो। मुझे अपनी लाइफ उस तरह से नहीं देखनी थी कि मैं 5 साल बाद भी ये सोचूं कि यार कहीं मेरे को जॉब चेंज करने की ज़रूरत तो ना पड़े, कहीं मुझे कंपनी चेंज करने की ज़रूरत तो ना पड़े, कभी मेरे को करियर चेंज करने की ज़रूरत तो ना पड़े। मैं उस थॉट में नहीं रहना चाहता था कभी भी, इसलिए मैंने मेरा करियर स्विच करा। मैं एक बैंक में जॉब कर रहा हूँ जहाँ पर मैं सिक्योर्ड फील करता हूँ। मैं एक मतलब मेरे को एक ठीक ठाक सैलरी आती है, प्रॉपर टाइम है मेरे घर ऑफिस जाने का, घर आने का, ऐसे कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो मैं सिक्योर फील करता हूँ, इसी कारण से मैंने वो सिक्योर जॉब चाहता था, इसी कारण से मैंने अपनी करियर चेंज करा। लेकिन अगर आप इस तरह का सिक्योर जॉब नहीं चाहते हो, आप एक चाहते हो हसल भरी लाइफ जीना, तो मैं चाहूँगा कि आप रियल इस्टेट जाएँ। बहुत पैसा है और बहुत मज़ा आएगा। बाकी मेरी तरफ से यही थॉट है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या मेरा थॉट सही है या गलत, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर इस तरह के वीडियोज़ और देखने हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।